आजकल बहुत से लोग जो मुहासों की समस्या से जूझ रहे हैं, खासकर युवा, इनके मुख्य कारण क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है? इन्फेक्शन है हमारे पायरोसेबेशियस ग्लैंड। स्किन पे पिगमेंटेशन हो जाते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए कोई ट्रीटमेंट? पिगमेंटेशन का पहले तो कॉज पता होना चाहिए, वरना ट्रीटमेंट तो कोई फायदा नहीं। धूप में निकलने से त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है और अच्छी सनस्क्रीन कैसे चुनें? स्क्रीन में आपको ये देखना है कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन होनी चाहिए। बहुत से लोग की स्किन सर्दियों में सूख जाती है, तो हाइड्रेट या सॉफ्ट रखने के लिए क्या यूज़ करें या इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है आप? अभी तुम 20 साल की है, अभी क्या क्रीम लगाएंगे, अभी क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसा नहीं है। जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही आपको दिखेगा। चेहरे पे अनचाहे बालों की समस्या होती है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और इसे हटाने के लिए कौन-कौन से विकल्प हो सकते हैं? लेजर एक ऐसी मशीन है जो आपके बालों को परमानेंटली खत्म कर देती है। एलर्जी और रेशेस की समस्या बढ़ती जा रही है। किस तरह की स्किन पर यह समस्या अधिक होती है और इसके लिए कौन-कौन से एंटी एलर्जिक उपाय हो सकते हैं? क्या त्वचा के स्वास्थ्य में खान-पान की भूमिका होती है और कौन-कौन से ऐसे आहार त्वचा के लिए जो फायदेमंद हो? अगर आपको अपनी स्किन शाइनी ग्लोई चाहिए तो आपकी स्किन की मतलब डाइट ऐसी होनी चाहिए जो एक तो बैलेंस डाइट होना चाहिए और क्या कोई खास क्रीम या रूटीन है जो नेचुरल ग्लो ला सके? देखिए ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो आपको बिल्कुल ही ग्लो ले आएगी। आजकल हेयर फॉल की समस्या काफ़ी आम है। क्या यह स्किन से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है? इसके लिए कौन-कौन से ट्रीटमेंट उपलब्ध? हेयर फॉल तो नो डाउट बहुत ही कॉमन है, मुझे लगता है कि बचपन से ही अब से शुरू होने लगे हैं। स्किन पर मौजूद किसी तरह के मस्से होते हैं, तिल होते हैं या अनचाहे निशान होते हैं, तो हटाने के लिए क्या ट्रीटमेंट है? मस्सों को तोड़ने से ये जल्दी ठीक होते हैं, सच है या अफवाह? गर्म पानी से चेहरा धोने से त्वचा साफ हो जाते हैं, सच है या अफवाह? ब्लीचिंग से स्किन गोरी होती है, सच है या अफवाह? आपको हमारे व्यूअर्स के साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मैम आज का पहला जो क्वेश्चन है, आजकल बहुत से लोग जो मुहासों की समस्या से जूझ रहे हैं, खासकर युवा, इनके मुख्य कारण क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है? तो मतलब एक्ने या फिर पिंपल्स वो क्यों होते हैं? ये एक इन्फेक्शन है हमारे पायरोसेबेशियस ग्लैंड का। तो वहाँ पे जो ग्लैंड होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से हमारा ये एक्ने बन जाता है। अब इसकी बहुत सारी ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं, जैसे कि जो यंगस्टर्स हैं उनमें हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से एक्ने हो सकता है। फिर डाइटरी, बाहर का खाना, ज़्यादा शुगर इनटेक, ये सारी चीज़ें भी पॉजिटिव फैक्टर है एक्ने की। अदर देन दैट एक्ने एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, बैक्टीरिया की वजह से भी। तो ये बहुत सारी मल्टीपल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एक्ने होते हैं, मतलब मुहासे होते हैं Yes. एंड उसी हिसाब से उन्हें ट्रीट किया जाता है। मैम इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए क्या कुछ दवा या मेडिसिन या कुछ? दोनों वे से ट्रीटमेंट होता है, इसमें एक तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है और डिपेंडिंग कि कौन सी स्टेज पे है, क्योंकि एक्ने 4-5 ग्रेड्स का होता है, तो कौन सी ग्रेड का एक्ने उस हिसाब से हम उसमें प्रोसीजर भी करते हैं। कभी-कभी लेज़र की रिक्वायरमेंट होती है, कभी-कभी केमिकल पीलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वो देखकर समझा जाता है। और मैम त्वचा पर जो पिगमेंटेशन होते हैं, स्किन पे पिगमेंटेशन हो जाते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए कोई ट्रीटमेंट है या ये होते पिगमेंटी क्या? हाँ, देखो पिगमेंटेशन क्या है? या हाइपर पिगमेंटेशन हम तब बोलते हैं जब वो काला रंग का है, हाइपो पिगमेंटेशन तब बोलते हैं जब वो थोड़ा व्हाइटिश शेड में जा रहा है। तो पिगमेंटेशन का पहले तो हमें कॉज़ पता होना चाहिए, वरना ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं। हर एक पिगमेंटेशन का अपना कॉज़ होता है। मान लो सपोज़ किसी को पहले एक्ने था, मुहासे के बाद काले-काले निशान रह गए, यस। तो उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से होगा। किसी-किसी को पिगमेंटेशन ऐसा भी हो सकता है कि छाई है, तो वो पिगमेंटेशन है। और जो हल्के रंग पे होते हैं जैसे हाइपोपिगमेंटेशन, उसके भी बहुत कॉज है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, विटिलिगो हो सकता है। तो हमें उसका कॉज पहले पता करना है और उसी हिसाब से उसको ट्रीट करता है। मैम ऐसा कोई मेडिसिन या जो लगाने वाला हो, जो हमारे व्यूअर्स को पता चले उसको यूज़ कर सकते हैं जो सेफ हो? अगर हाइपरपिगमेंटेशन है तो हमें मोस्टली देखना चाहिए कि उसमें कोजिक एसिड तो नहीं है, या फिर उसमें अल्फा ब्यूटीन, एजिलिक एसिड, ये सारी कुछ-कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे अगर प्रोडक्ट में है, तो वो हमारी पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। यस मैम। नेक्स्ट मैम, धूप में निकलने से त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है और अच्छी सनस्क्रीन कैसे चुनें? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्किन होता है, तो उसके लिए कैसे चुनें? बिल्कुल। अच्छा, अब देखो जैसे धूप में हम निकलते हैं तो सन की रेज़ होती हैं, यूवीए, यूवी, ये सारा अल्ट्रावायलेट रेज़ वो निकालते हैं। तो अब वो जो रेज़ होती हैं, वो हमारे स्किन पे डैमेज करती हैं। जो डीएनए होता है उसको डैमेज करती है, तो उसकी वज़ह से क्या होता है, जो कोलेजन बन रहा होता है वो भी डैमेज होता है। तो उसकी वज़ह से क्या होगा, एजिंग होगी, मतलब झुर्रियाँ, रिंकल्स आने के चांसेस बढ़ते हैं, पिगमेंटेशन होने के चांस बढ़ते हैं। तो तभी सनस्क्रीन क्या करता है, जो उसका यूवीए, यूवीबी है, उससे हमें बचाता है। यस। जो टैनिंग भी मान लो एक पॉइंट पे वो बचाता है। ऐसे नहीं कि सुबह एक बार ही लगा लिए तो काम हो गया।
3-4 बारी मतलब 2-3 घंटे में रिपीट करोगे तो बेटर रिजल्ट दिखता है। यस अब सनस्क्रीन कैसे चुने? सनस्क्रीन में आपको ये देखना है कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन होनी चाहिए। मतलब कि उसमें यूवीए और यूवीबी दोनों को बचाना चाहिए। तो नॉर्मली इंडिया जो टेम्परेचर हमारे यहाँ पे है, हमारे को ऐसी सनस्क्रीन देखनी है जिसमें एसपीएफ 30+ होना चाहिए और साथ में पीए का भी फैक्टर होना चाहिए 3 बारी प्लस। ये सब लिखा होता है सनस्क्रीन पे। एंड अगर इतना नहीं दिमाग लगाना तो सीधा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास यहाँ पे आ जाओ। आपके पास में एब्सोल्युटली। मैं नेक्स्ट, बहुत से लोग की स्किन सर्दियों में सूख जाती है, तो हाइड्रेट या सॉफ्ट रखने के लिए क्या यूज करें या इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है आप? तो सर्दियों में वेदर कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से क्या इसकी रूटीन मेंटेन क्या करें मैं? तो सर्दियों में ऐसे वेदर कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है। तो अब ऐसी कंडीशन में आपको हाइड्रेट करने के लिए एक तो वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। यूजुअली विंटर्स में प्यास लगती नहीं है तो पानी भी बंदा नहीं पीता है, तो वाटर इनटेक होना चाहिए। सेकेंडली मॉइस्चराइज़र, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। अब ये नहीं होता है कि जो गर्मियों में यूज़ करें वही सर्दियों में, एवरी सीजन में अपना अलग होता है। गर्मियों में मे बी इतना मॉइस्चराइज़र की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती, और सर्दियों में आपको ऐसा मॉइस्चराइज़र लेना है जो आपको लॉन्ग टर्म हाइड्रेट करे। जैसे कि उसमें प्रोडक्ट मतलब चीज़ें होनी चाहिए जैसे सेरामाइड या फिर हाइड्रोनिक एसिड, ये सारी चीज़ें हाइड्रेट करती हैं। अदर देन दैट आप इन क्लिनिक आकर स्किन बूस्टर्स करवा सकते हो जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। यस, इसके ये जो प्रोडक्ट है इसको लगाने से मैम इसका साइड इफेक्ट वगैरह? अगर डर्मेट दे रहा है तो साइड इफेक्ट नहीं। यस मैम, नेक्स्ट, कुछ लोगों की स्किन उम्र के साथ ढीली और झुर्रियाँ वाली हो जाती है, तो इसे रोकने के लिए या कम करने के लिए कौन से उपचार है, जो ट्रीटमेंट है, क्या है? देखो विद एज नेचुरली जो हमारे स्किन में फैट पैड्स होते हैं या फिर कोलेजन होता है, ये सारी चीज़ें होती है जो हमारी स्किन को यंग रखती हैं, वो एज के साथ साथ वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से झुर्रियाँ बनने लग जाती हैं। तो अब इसको कैसे कम करा जाए? एक तो पहले कम एज में ही, जैसे लोगों को बहुत ये लगता है कि अभी तो हम 20 साल की हैं, अभी क्या क्रीम लगाएंगे, अभी क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही आपको दिखेगा कि आप जब 40-50 के होगे तो आप वैसे नहीं दिख रहे होगे जैसे बाकी लोग दिख रहे होंगे जिन्होंने नहीं लगाया। तो वहाँ पे तब जाके फ़र्क दिखता है। मे बी आपको इमीडिएट अभी इस एज में फ़र्क ना दिखे क्योंकि अभी तो यंग ही है। तो फ़र्क आपको दिखेगा जब आप बड़े हो जाओगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो इसको कैसे प्रिवेंट करें? एक तो बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है सनस्क्रीन। जैसे मैंने बताया धूप से बचेंगे, धूप हमारे को एजिंग करवाता है, तो सनस्क्रीन अच्छा है। सेकेंडली क्या एज है उस हिसाब से हम रेटिनॉल या फिर सीरम्स जैसे कि विटामिन सी, नाइसिनामाइड, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। यस मैम, नेक्स्ट, अक्सर चेहरे पे अनचाहे बालों की समस्या होती है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और इसे हटाने के लिए कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं? तो अनचाहे बालों का मेजरली मोस्ट कॉमन रीज़न होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। वो हार्मोन्स को ऊपर नीचे होने की वजह से अनचाहे बाल हो जाते हैं। किन्हीं-किन्हीं का ज़रूरी नहीं है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो फिर भी बाल हो सकते हैं। Yes. बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जेनेटिक्स इन्वॉल्व्ड है इसमें, कभी-कभी रीज़न भी नहीं होता। तो इस केस के लिए आज तक लोग पार्लर जाके वैक्सिंग, थ्रेडिंग यही सब करवा देते हैं। पर ये स्किन को डैमेज करता है, स्पेशली फेस के स्किन को। तो ऐसे केस में आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप लेज़र हेयर रिडक्शन करवाइए। वो एक लेज़र एक ऐसी मशीन है जो आपके बालों को परमानेंटली ख़त्म कर देती है। तो आपको सिर्फ 8 बारी मिनिमम मतलब सेशंस लेने होते हैं और फुल लाइफ के लिए आपके बाल ख़त्म हो जाते हैं वहाँ से। मैम सही। मैम नेक्स्ट, एलर्जी और रेशेस की समस्या बढ़ती जा रही है, किस तरह की स्किन पर यह समस्या अधिक होती है और इसके लिए कौन कौन से एंटी एलर्जिक उपाय हो सकते हैं? एलर्जी और ये वाली चीज़ों का ऐसे यू कैन नॉट से कि ये स्पेसिफिक स्किन है कि भाई इसी पे ही होगा। नॉर्मली लोगों के अंदर प्रीडिस्पोज फैक्टर्स होते हैं, जैसे कोई कोई लोगों को एटोपिक डर्मेटाइटिस होती है या फिर कुछ ना कुछ एलर्जी कंपोनेंट हो सकता है जो अपना अगेन इट इज अगेन वो एक इंटरनल चीज़ है। हो सकता है कोई स्पेसिफिक हम स्किन टाइप नहीं बोल सकते। हाँ, जितना डैमेज स्किन बैरियर होगा उतना चांसेस ज़्यादा है कि आपको एलर्जी होगा। अब अगेन एलर्जी के बहुत रीज़न्स होते हैं। ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला पॉइंट ट्रीटमेंट का क्या है कि जिस चीज़ से एलर्जी है उसको तो अवॉइड करो। किसी-किसी को पता चल जाता है कि धूल, मिट्टी इन सब चीज़ों से है, तो पहले तो उसको अवॉइड करो। सेकंड आता है ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में अगेन हम एंटी एलर्जिक देते हैं, जैसे लीवोसिट्राज़िन आजकल बहुत ही कॉमन है, हर Yes. किसी को पता है, तो वो देते हैं। फिर अगेन कितना उसका एलर्जी कंपोनेंट है, कितना हेवी एलर्जी है,
उस हिसाब से हम आगे की और दवाइयाँ देते हैं। यस मैम। एंड नेक्स्ट मैम, क्या त्वचा के स्वास्थ्य में खान-पान की भूमिका होती है और कौन-कौन से ऐसे आहार त्वचा के लिए जो फ़ायदेमंद हो, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हो यूज़ कर सकते हैं? तो स्किन का मेजरली सिर्फ ये नहीं है कि जो ऊपर से आप लगा रहे हो उसी से ही फ़र्क पड़ेगा। जो अंदर ले रहे हो, खा रहे हो, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्किन में। तो स्किन में अगर आपको अपनी स्किन शाइनी, ग्लोई चाहिए, तो आपकी स्किन की मतलब डाइट ऐसी होनी चाहिए, जो एक तो बैलेंस डाइट होना चाहिए और उसमें बहुत सारे विटामिन्स, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड, अब ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए आप वॉलनट्स खा सकते हो और फिश अगर नॉन वेजिटेरियन हो। देन विटामिन्स में भी आपके विटामिन्स में प्रॉपर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, विटामिन डी, ये सारी चीज़ें, विटामिन सी होनी चाहिए। तो सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और मतलब बिल्कुल अच्छा खाना जो तला हुआ ना हो और फ्राइड फूड ना हो, प्रोसेस्ड फूड ना हो, बाहर का जंक फूड ना हो। दैट शुड बी समथिंग जो आपको हमेशा लेना चाहिए अपनी स्किन को शाइन करने के लिए। अदर देन दैट पानी का इंटेक तो होना ही होना चाहिए। प्रोटीन इंटेक भी होना चाहिए। प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए? जितना आपका बॉडी वेट है, कम से कम उतना ग्राम प्रोटीन इंटेक तो होना ही चाहिए। यस मैम। मैम, स्किन के प्राकृतिक चमक लाने के लिए कौन-कौन से आप टिप्स देंगे जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं? क्या कोई खास क्रीम या रूटीन है जो नेचुरल ग्लो ला सके? देखिए ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो आपको बिल्कुल ही ग्लो ले आएगी। इट इज़ ऑल अ कंसिस्टेंट एफर्ट। आपको कंटिन्यूअसली अपनी स्किन का ध्यान रखना है बाय डाइट, बाय डेली क्या खा रहे हो। जैसे मैंने बताया, एक अगर स्टार्ट कर रहे हो आप अपना रूटीन, तो 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो अच्छा फेस वॉश, एक सनस्क्रीन और एक मॉइस्चराइज़र। अभी आप पहले बस इतने 3 यही 3 चीज़ें ढंग से कर लोगे, इसी में ही आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा। फिर आगे जाके हम सीरम ऐड करते हैं रूटीन में कि एक रूटीन एनहांस्ड रूटीन बने और आपको वो चीज़ें मिले जो आप चाहते हैं। मैम, ऐसा कुछ जो प्रोडक्ट है जो आप बताई है, फेस वॉश या क्रीम है, तो वो हमारे दर्शक के लिए कुछ ऐसा बताइए कि जो जो वो डायरेक्ट अपने मेडिकल से जाके लेके यूज़ करें, बेनिफिट हो उनको डायरेक्ट? अगेन देखो, डायरेक्ट कुछ नहीं होता है, स्किन एनालिसिस करनी पड़ेगी ना कि ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन है, तो उस हिसाब से हम क्या होता है देते हैं। आजकल हेयर फॉल की समस्या काफ़ी आम है। क्या यह स्किन से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है? इसके लिए कौन-कौन से ट्रीटमेंट उपलब्ध है? हेयर फॉल। हेयर फॉल तो नो डाउट बहुत ही कॉमन है। मुझे लगता है कि बचपन से ही अब से शुरू होने लगे हैं हेयर फॉल। अगर हेयर फॉल हो रहा है तो ट्रीटमेंट भी इसका काफ़ी लंबे समय चलता है। अब हेयर फॉल के भी 2-3 रीज़न्स बहुत कॉमनली दिखते हैं। एक तो न्यूट्रिशन है, डाइट की कमी की वजह से या हेयर फॉल होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है। तीसरा हार्मोन्स की वजह से होता है। यस, तो अगेन अगर डाइट है तो हम सप्लीमेंट्स देते हैं, सीरम्स देते हैं लगाने को, जिससे कि आपकी हेयर ग्रोथ बढ़े यस, और डाइट की जो कमी है वो कंप्लीट हो। और अगर हार्मोनल लॉस है, वो मोस्टली आपका जेनेटिक भी होगा, मतलब कि अगर आपको है तो शायद आपके फादर को भी था वो चीज़। यस। तो उस हिसाब से हम हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए भी चीज़ें देते हैं। मोस्ट कॉमनली जैसे मिनॉक्सिडिल है, सबने यस। सुना होगा। क्या मैम इसका साइड इफ़ेक्ट तो बहुत होता है या? ऐसा तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर कंट्रोल्ड वे में अंडर सुपरविजन ले रहे हो तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है खास। इनिशियल स्टेज में बा हेयर फॉल ज़्यादा होता है मोनोएस्टिल यूज़ करने से मैं। तो वो तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। या इनिशियली वो ज़्यादा कर देते हैं और उसके बाद तो रोक देते हैं ना। या उसी हिसाब से उसका काम है। क्योंकि जो जो भी व्यूअर्स हैं, जो पेशेंट हैं, लेते हैं तो उनको डर लग जाता है बाद में कि हेयर फॉल ज़्यादा होने हाँ, लगा है। बट को उसको लेकर के डर रुक ज़्यादा। जाता है। या 1 महीने की बस बात होती है कि हेयर फॉल ज़्यादा होने लगता है। मैम, स्किन के डिफरेंट टाइप समस्याओं के लिए कौन-कौन से लेटेस्ट ट्रीटमेंट है जैसे लेज़र, केमिकल पील्स आदि? क्या ये सुरक्षित है? जो केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं, क्या ये सुरक्षित है? ये बिल्कुल सुरक्षित है। अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट से करवा रहे हो तो तभी पहले तो डिग्री देख लिया करो जिसके पास आप लोग जा रहे हो। एमडी डर्मा ही होने चाहिए वो लोग। अगर आप कहीं पे भी झोला छाप के पास जाएँगे तो सिंपल से सिंपल चीज़ भी कॉम्प्लिकेशन कॉज़ कर सकती है। और ये चीज़ें सारी साइंटिफिकली रिसर्च्ड हैं और बहुत ही कॉमनली बड़े-बड़े शहरों में होती हैं। तो ऐसा जितना कोई इसका साइड इफ़ेक्ट है नहीं जितना लोग दिखाते हैं। यस मैम। मैम, क्या स्ट्रेस और लाइफ स्टाइल का इफ़ेक्ट स्किन पर पड़ता है? बिल्कुल, स्किन पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस और आपका जो भी लाइफ़स्टाइल है उससे फ़र्क पड़ेगा। मेबी एक पॉइंट पे मैं ये कह सकती हूँ कि आप स्किन पे कुछ मत लगाओ, पर अगर आपका स्ट्रेस और लाइफ़स्टाइल सही नहीं है, आप कितनी भी महँगी क्रीम लगा लो, आपके फेस पे पिगमेंटेशन, एक्ने, ये सब होगा ही होगा। मैम, नेक्स्ट,
स्किन पर मौजूद किसी तरह के मस्से होते हैं, तिल होते हैं या अनचाहे निशान होते हैं, इसको हटाने के लिए क्या ट्रीटमेंट है? इन सब के लिए हम लेज़र से हटाते हैं। अगेन इसमें कोई भी क्रीम काम नहीं करेगी। ये कंप्लीटली लेज़र ही एक ट्रीटमेंट है और लेज़र से एक ही बारी में ये सारा निकल जाता है। दोबारा होने का चांस? बहुत ही यस। कम है। मैम नेक्स्ट कुछ हमारे व्यूअर्स या जो पेशेंट है उनके बीच में अफ़वाह रहता है, तो उसको लेकर के कुछ क्वेश्चन है मैम, आपको अफ़वाह या सच है थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकती हैं आप। तो पहला मैम, मुहासों को फोड़ने से ये जल्दी ठीक होते हैं, सच है या अफ़वाह? अफ़वाह है बिल्कुल ही, यस। क्योंकि अगर आप फोड़ते हो तो वहाँ पे आप और इरिटेशन कॉज़ करते हो और इनफैक्ट उससे निशान भी बन जाता है और बल्कि चांसेस है कि वहाँ से बैक्टीरिया स्प्रेड होके और हो जाए। बट अगेन अगर देयर आर केसेस जब बहुत ज़्यादा पॉप्ड अप निकला हुआ होता है, तो अंडर सुपरविजन हल्का-सा अगर हम उसको प्रिक करें एज़ अ डर्मैट, तो इट हेल्प्स इन अर्ली हीलिंग आल्सो, बट इट इज़ ऑल अंडर सुपरविजन। खुद से कभी भी पिंपल्स को पॉप नहीं करना चाहिए। यस मैम। मैम नेक्स्ट, महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट हमेशा बेहतर होते हैं, सच है या अफ़वाह? ये हमेशा वर्ड की वजह से मैं सच नहीं बोल सकती, बट महँगे अगर स्किन के प्रोडक्ट्स हैं, उनमें कुछ तो अच्छी चीज़ें होंगी जो अच्छी हों, जिसकी वजह से वो अच्छे हैं। तो इसके तो प्राइस पहली बात तो आप हाँ, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि कंपनी क्या है। कोई-कोई तो बिना कुछ अच्छा किए भी बस महँगा कर देते हैं। यस। तो यू कैन नॉट से कि हमेशा नहीं मैं बोल सकती कि महँगे हमेशा ही अच्छे होते हैं, बट हमेशा ये भी नहीं कह सकती महँगे खराब होते हैं। नेक्स्ट मैम, अधिक स्क्रैबिंग से स्किन साफ होती है, या अफ़वाह या सच? बिल्कुल ही गलत है, ये पुरानी बातें होती हैं कि हम चेहरे को स्क्रब करेंगे, बिल्कुल जो भी वो यस। मिट्टी और हल्दी और पता नहीं क्या चीनी-वीनी से साफ होगा, साफ नहीं होता बल्कि उससे आपकी स्किन डैमेज होती है। अगर आपको स्क्रबिंग करनी है, उससे बेटर ये है कि आप यहाँ पे आओ, हम केमिकल पीलिंग कर देंगे, वो बेटर रिज़ल्ट आपको दे देगी एक ही बारी में। एंड मैम, शुगर एंड तली भुनी चीज़ें जो खाने से पिंपल ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल, सच है? सच। सच। एंड गर्म पानी से चेहरा धोने से त्वचा साफ हो जाते हैं, सच है या अफ़वाह? अफ़वाह। अफ़वाह है। हाँ, तो गर्म पानी से चेहरा साफ नहीं होता, हमेशा हमें लूक वार्म वाटर, अगर आपको बहुत गर्म नहीं, तो मतलब ऐसा वाटर यूज़ करना चाहिए पहली बात तो जो नॉर्मल टेम्परेचर हो। आपको अपनी स्किन को डैमेज नहीं करना है और गर्म पानी से ऐसा नहीं होता कि चेहरा साफ हो जाए, बिल्कुल भी। और मैम जो आइस होता है फेस पे लगाते हैं लोग, हाँ, उसको तो रब करते हैं। वो भी एक अभी बहुत रीसेंट ट्रेंड आया था कि आइसिंग करेंगे तो चेहरा बहुत ही हाँ। अच्छा हो जाता है। डायरेक्ट आइस अगेन फेस पे नहीं लगानी चाहिए, अगर आपको आइसिंग करनी है तो आपको एक कपड़े में लेकर आइस को लगा लो, क्योंकि डायरेक्ट आइस से डैमेज हो सकता है स्किन। मैम नेक्स्ट मैम, केवल बढ़ती उम्र में ही झुर्रियाँ होती है, अफ़वाह या सच? नेचुरली कभी छोटे बच्चे को तो हो ही नहीं सकती हैं झुर्रियाँ। जितना बड़े-बड़े होता जाएगा उतना ही हाँ। उसका फैट लॉस होगा तभी होंगी झुर्रियाँ। मैम नेक्स्ट, ब्लीचिंग से स्किन गोरी होती है, सच है या अफ़वाह? ब्लीच नॉर्मली इसलिए किया जाता है कि बालों का जो रंग है वो ब्राउन हो जाए। तो जो चेहरे पे आपके काले-काले बाल है अगर वो ब्राउन हो जाएंगे नेचुरली पूरा फेस आपका पहले से आपको गोरा लगता है, पर ब्लीच कभी भी फेस पे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पर एक्ने केवल टीन एज में होते हैं, अफ़वाह, अफ़वाह है। बड़ों को भी होते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम हमारे व्यूअर्स के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, मैम अगर थैंक यू आने के लिए। मैम अगर आपसे हमारे जो जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आपसे आपके क्लिनिक पे आना चाहें, आपके हॉस्पिटल पे आना चाहें, तो आप कैसे संपर्क कर सकते हैं ऑनलाइन? आप लोग सीधा 7080786629 ये फ़ोन पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा क्लिनिक कनाया स्किन क्लिनिक है, छात्र सिंह चौराहा गोरखपुर में, और यहाँ पे पूर्वांचल का ये सबसे पहला क्लिनिक है जहाँ पे सारी स्किन की डिजीजेस ट्रीट होती हैं और उसके साथ-साथ जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स कॉस्मेटिक रिलेटेड या बालों रिलेटेड या हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड वो सब होती है। थैंक यू मैम, थैंक यू।